तो आज हम जिस केस की बात कर रहे हैं उसका नाम है राज रेड्डी। इस केस के फैक्ट्स बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन मैंने आप दर्शकों के लिए बहुत सिंपल बनाया है। इसको हम एक्स और वाई से समझते हैं। यहाँ एक्स एक वाई को चेक देता है, वो अल्टीमेटली चेक बाउंस हो जाता है। जब वो चेक बाउंस हो जाता है तो वाई उनको एक चेक बाउंस का नोटिस भेजता है। जब वो चेक बाउंस का नोटिस भेजते हैं तो वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारा पेमेंट दो, अदरवाइज हम आपके खिलाफ 138 की क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चालू करेंगे। अल्टीमेटली वो पैसा नहीं देता है एक्स। जब एक्स का पैसा नहीं आता है तो वाई जो है कॉम्पिटेंट कोर्ट में 138 की प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट कर देते हैं। वो उनके खिलाफ केस डाल देते हैं। जैसे जैसे केस आगे बढ़ता है, ट्रायल होती है, और जैसे ही केस पूरा कंप्लीट हो जाता है, एक्स के खिलाफ ये ऑर्डर आता है कि एक तो आपको 2 साल की सजा का प्रावधान है, आपको 2 साल की सजा मिलेगी, और दूसरा जो चेक अमाउंट है उसमें कुछ वो पेनल्टी लगा के उनको डायरेक्शन देते हैं एक्स को कि आपको ये वाई को पे करना होगा। मामला हाईकोर्ट जाता है, हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी जाता है। इसी बीच दोनों पार्टी के बीच में मध्यस्थता होती है, यानी मीडिएशन होता है। एक्स को लगता है कि देयर इज नो पॉइंट कि मैं इस मैटर को आगे खींचूं। अगर पेमेंट ही करना है तो ठीक है, सेटलमेंट कर लेते हैं, इससे मैं जेल जाने से भी बच जाऊंगा। उनके बीच में कई बार सेटलमेंट होते हैं, कई बार नहीं बैठता है, कई बार बैठ जाता है। अल्टीमेटली दोनों पार्टी थक आके पहुंचती सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आता है तब जो वाई जो ये नीचे एग्री कर चुका होता है कि हाँ मैंने इसे राजीनामा कर लिया है, वो वहां पे आके मुकर जाता है, वो मना कर देता है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास ये दुविधा होती है कि नो डाउट एक्स ने पूरा पैसा वाई को दे दिया है, इनफैक्ट 10 लाख रुपए ज्यादा दिए हैं, और साथ ही साथ वो 1 साल जेल में भी रह के आ गया है, तो फिर तो आप केस को खत्म कर दिया जाना चाहिए। लेकिन दूसरा सवाल ये भी उठता है, क्या राजीनामा के बेसिस पे, क्या कंपाउंडिंग के बेसिस पे 138 की लायबिलिटी को खत्म कर सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अब हम इस मुद्दे को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट अपने लैंडमार्क जजमेंट मीटर इंस्ट्रूमेंट्स वर्सेस कंचन मेहता जजमेंट को डिस्कस करती है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नो डाउट कंपाउंडिंग में दोनों पार्टी का साथ में आना जरूरी है, लेकिन चेक बाउंस केस में आपको दूसरी पार्टी का कंसेंट देना जरूरी नहीं है। अगर राजीनामा होता है तो उस बेसिस पे आप उस प्रोसीडिंग्स को क्वेश्चन कर सकते हैं। यानी उस समय तक तो ये स्टैंड था कि अगर मैंने राजीनामा कर लिया तो आपको प्रोसीडिंग क्वेश्चन करनी होगी, मेरे खिलाफ कोई भी 138 का केस नहीं चलेगा। लेकिन 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने एक और जजमेंट दिया, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम कंचन मेहता के जजमेंट को एक बैड लॉ डिक्लेयर करते हैं। हमारे हिसाब से कंचन मेहता में सही व्याख्या नहीं की गई कानून की, और हमारे हिसाब से अगर दोनों पार्टी में राजीनामा हो भी जाता है, वो पूरे पैसे दे भी दे देता है, उसके बावजूद भी उसके खिलाफ 138 का केस चल सकता है, क्योंकि कंपाउंडिंग में दूसरी पार्टी का कंसेंट कंपल्सरी है। यानी अब जो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जो डायरेक्शन है, जो अब सेटल लॉ है, वो यही है कि 138 में भले ही आप किसी को चेक का पूरा अमाउंट दे दें, उसकी पेनल्टी भर दें, आप जेल में जाके आ जाएं, लेकिन अगर वो राजीनामा कर भी रहे हैं आप, और अगर अगली पार्टी मुकर जाए या अगली पार्टी कंसेंट नहीं दे, तो आप उस केस की प्रोसीडिंग्स को खत्म नहीं करवा सकते। हालांकि बड़ी चौंकाने वाली बात है, लेकिन आज की तारीख ही सेटल्ड है। अब सवाल नहीं उठता है तो फिर हम राजीनामा क्यों करेंगे? तो मैं आपको एक गोल्डन टिप देता हूँ जो आपके शायद केस से बहुत काम आ सकती है, लेकिन उस टिप को जानने से पहले इस केस के फाइनल आउटकम को भी जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो डाउट कंपाउंडिंग तो नहीं हो सकती, इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि अब वाई मुकर रहा है, वाई ने मना कर दिया कि अब मुझे किसी तरह का राजीनामा नहीं चाहिए। लेकिन कोर्ट ने कहा नो डाउट कंपाउंडिंग में कंसेंट की जरूरत है, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन की तो पावर नहीं है। अगर कोर्ट को लगता है कोई प्रोसीडिंग्स एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है तो उसको क्वेश्चन कर सकती है। कोर्ट ने कहा जब आपने ऑलरेडी जो अमाउंट था चेक का वो पे कर दिया, प्लस ऊपर से 10 लाख पे कर दिया, और आप 1 साल जेल में भी रह के आ चुके हैं, तो हमें लगता है कि इस प्रोसीडिंग्स को क्वेश्चन किया जाना चाहिए। हम कंपाउंड तो नहीं कर सकते क्योंकि अगली पार्टी का कंसेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन का तो हमारे पास पावर है। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रोसीडिंग को क्वेश्चन कर दिया। तो यानी अब इस जजमेंट से 2 बातें निकल के आई। पहला, राजीनामा होने के बावजूद भी केस आपके खिलाफ चल सकता है क्योंकि कंपाउंडिंग में अगले का कंसेंट चाहिए। दूसरा, पर कोर्ट चाहे तो वो आपकी प्रोसीडिंग को क्वेश्चन कर सकती है। अब यहाँ से आती है मेरी गोल्डन टिप। आप जब भी किसी पार्टी से राजीनामा कर रहे हैं, जब भी आप किसी से एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जिसमें आप रुपयों का लेन देन करेंगे, जो भी चेक का अमाउंट है उससे ऊपर जो भी आप फाइन आपस में जो भी पार्टी डिस्कस कर रही है वो आप उनको लेंगे देंगे। ये अमाउंट कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 लाख रुपए का चेक है तो मैं आपके सामने वाली पार्टी में कहूँगा मुझे 50,000 तो मैं केस खत्म करने को तैयार हूँ, या मैं ये नहीं कह सकता मुझे अब 1.5 लाख रुपए दो। दोनों पार्टी में जहाँ राजीनामा होता है, जो भी एक एक्स अमाउंट डिसाइड होता है वो आप उस एग्रीमेंट में लिखेंगे, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद आपकी क्लॉज लगाना है।
वो क्लॉज लेके आएगा कि अब दोनों पार्टीज में पैसों का लेन देन हो चुका है, इस चेक से मैंने उनको पैसा दे दिया है, या इस आरटीजीएस एनईएफटी डिटेल्स आपको शेयर करनी है कि मैंने आपको दे दिया है, अब कुछ पैसा बकाया नहीं है, और अब आप कंसेंट देते हैं कि आप जिस भी कोर्ट में हम यहाँ राजीनामा पेश करेंगे वहां आप कंपाउंडिंग के लिए कंसेंट देंगे। आपको ये क्लॉज डलवाना है। अगर आप एक क्लॉज डलवाएंगे तो वो अगली पार्टी आपसे बाउंड हो जाएगी, और बाउंड हो जाएगी तो फिर वो मुकर नहीं पाएगी। फिर वो अगर कोर्ट में जाके कहती भी है कि सर मेरा कोई कंसेंट से मतलब नहीं है, मेरा कंसेंट नहीं है, मैं अपने के खिलाफ केस चलाऊंगा, तो आप उस एग्रीमेंट के बेसिस पे आप उस प्रोसीडिंग्स को क्वैश करवा सकते हैं, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में किया।